आज हम उसी को सिस्टम इंटरनेशनल को नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। लास्ट में बेटे हमने सिस्टम इंटरनेशनल स्टार्ट किया था। इसमें हमने दो तरह के यूनिट्स पहले डिस्कस कर चुके थे। वो कौन कौन से थे? एक आपके पास बेस यूनिट्स, ये हमने पढ़ लिया था। यानी बेस यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो बेस क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद हमने ड्राइव यूनिट्स को पढ़ा था। ड्राइव यूनिट्स कौन से होते हैं? ऐसे यूनिट्स होते हैं जो ड्राइव क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो आज हमने पढ़ना है, जहां से स्टार्ट लेना है, वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं, इन्हें हम किस लिए यूज करते हैं? जी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये ऐसे यूनिट्स होते हैं जो ना तो बेस यूनिट होते हैं और ना ही ड्राइव यूनिट, यानी कि नॉट बेस यूनिट्स नॉट ड्राइव। ये बेटे ना तो बेस यूनिट होते हैं और ना ही ड्राइव यूनिट होते हैं, ये अपनी ही अलग किस्म होते हैं। फिर ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक रेडियन आ जाता है, दूसरा हमारे पास स्टेरेडियन। अब रेडियन कहां यूज करते हैं और स्टेरेडियन कहां यूज करते हैं, उसको देखते हैं जरा। रेडियन क्या है? रेडियन बेटा एक प्लेन एंगल होता है। अब प्लेन एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल या कह सकते हैं जो टू डायमेंशनल होता है। मतलब अब टू डायमेंशन क्या होता है? यही अगर सपोज हमारे पास जस्ट एक लाइन है, इसे कहते हैं वन डायमेंशन, या हम वन डायमेंशन को लाइन भी कहते होते हैं। वन डायमेंशन को लाइन भी कहते होते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास वन डायमेंशन के साथ दूसरी कोई डायमेंशन आ जाए, यानी हमारे पास ये एक्स एक्सिस वन डायमेंशन, इसके साथ एक और एक्सिस ले लेते हैं जिसे मैं कह देता हूं वाई एक्सिस। अब ये आपके पास क्या बन गया? अब ये टू डायमेंशन बन गया है। अब ये हमारे पास क्या बन गया है? टू डायमेंशन। यानी जब दो एक्सिस आ जाएं तो फिर वो टू डायमेंशन होते हैं और ये टू डायमेंशन मिलके एक सरफेस बनाते हैं। वन डायमेंशन जस्ट लाइन, टू डायमेंशन हमारे पास सरफेस बनाता है। कैसे सरफेस के कोई एग्जांपल प्रैक्टिकल, ये व्हाइट बोर्ड हमारे पास टू डायमेंशन होता है। रोटी जो हम खाते हैं वो हमारे पास क्या होती है? टू डायमेंशन होती है, वो भी हमारे पास सरफेस होती है। अब ये जो रेडियन होता है बेटे, ये आपके पास क्या होता है? प्लेन एंगल होता है, यानी टू डायमेंशनल होता है। अब इसको डिफाइन करने के लिए हम इससे पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है। बेटे ये एक एंगल होता है, ये एक एंगल होता है जो कहां बनता है? सेंटर के ऊपर बनता है। एंगल होता है कहां पे बनता है? सेंटर के ऊपर बनता है। और बेटे इन दो रेडियस के दरमियान बनता है। यानी हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज एंगल बिटवीन टू रेडियस। और ये दोनों जो आपके पास रेडियस है उसकी वजह से बनने वाला जो एंगल है, ये क्या करता है? इस पूरे सर्कल को दो पॉइंट्स के ऊपर डिवाइड कर देता है, जिसको हमने ए और बी कहा हुआ। क्या करता है? ये जो एंगल है ये बना किससे? इस रेडियस की वजह से। अब ये एंगल क्या करता है? पूरे सर्कल को दो पॉइंट्स के ऊपर कट करता है, जिसको हम कह देते हैं आर्क। क्या कह देते हैं जी? आर्क। यानी ये एंगल इस सर्कल के ऊपर आर्क ए भी बनाता है, जिसकी लेंथ एस होती है। अब इस एंगल को रेडियन कब कहेंगे? अब इस एंगल को रेडियन कब कहेंगे? तब कहेंगे जब ये आर्क लेंथ एस, जिसको यानी ए बी जिसको हमने एस कहा था, अगर इसकी लेंथ जो हो इक्वल आ जाए किसके? रेडियस के। कैसे? जब ये रेडियस इस आर्क लेंथ के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो एंगल है ये
हमारे पास सॉलिड एंगल होता है, स्टेरेडियन हमारे पास सॉलिड एंगल जिसको हम 3 डायमेंशनल एंगल भी कहते हैं। बेटे याद रखिएगा, जब दूसरे 2 एक्सिस के साथ तीसरा एक्सिस आ जाता है, फिर हम इसको 1 डायमेंशन को हमने लाइन, 2 डायमेंशन को हमने क्या कहा था जी, 2 डायमेंशन को हमने सरफेस का कह दिया था, और 3 डायमेंशन को हम कहते हैं स्पेस। अब ये जो स्पेस वाला एंगल होते हैं, स्पेस होती है, ये कहां होती है, फुटबॉल इसकी बेस्ट एग्जांपल है 3 डायमेंशन की। ये आपके पास सारी चीजें आ जाती है, तरबूज हो गया, ये सारी एग्जांपल आ जाती है। अब स्टेरेडियन कैसे डिफाइन करना है, अब यहां पे देखिए इस डायग्राम में और इस डायग्राम में फर्क है। इस डायग्राम में क्या था, इस डायग्राम में जस्ट एक आर्क बन रही थी, बट यहां पे क्या है, इस आर्क के साथ साथ इधर देखिए ये वाली आर्क वहां पे जस्ट बनी थी, ये वाली, लेकिन यहां पे मसला क्या है, इस आर्क के साथ साथ एक और आर्क भी मिलके ये हमारे पास सरफेस बना रहे हैं। अब इसको कैसे डिफाइन करना है बेटे, ये भी उसी तरह का एंगल होता है जो कि बनता कहां पे है, सेंटर के ऊपर बनता है। ये कहां पे बनता है, जैसे ये सेंटर के ऊपर बना था, ये एंगल भी आपके पास सेंटर के ऊपर ही बनता है, लेकिन इसमें और उसमें क्या फर्क है, इसमें जस्ट हमारे पास एक रेडियस बना था, लेकिन यहां पे पूरी सरफेस बन रही है, वो उसकी लेंथ एक रेडियस के बराबर थी, लेकिन यहां पे जब हम क्या देखेंगे, इस सरफेस का एरिया जो हो वो r स्क्वायर, यानी इस रेडियस के स्क्वायर, यानी मैं कहता हूं कि ये जो आपके पास रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। अगर इस सरफेस का एरिया 4 सेंटीमीटर आ जाता है, कितना, 4 सेंटीमीटर आ जाता है, फिर हम इस एंगल को कहेंगे स्टेरेडियन, इस एंगल को कहेंगे स्टेरेडियन। कब कहेंगे इसे स्टेरेडियन, जब इस सरफेस का एरिया रेडियस के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, फिर ये एंगल जो होगा इसको स्टेरेडियन कहा जाएगा। फिर अब इसको डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, द स्टेरेडियन इज सॉलिड यानी 3 डायमेंशनल एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ, बिल्कुल यानी जैसे कहां पे, सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय एन एरिया, किसकी वजह से बन रहा है, एरिया की वजह से बन रहा है, एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। सो हम क्या कहेंगे कि ये एंगल कब स्टेरेडियन होगा, जब इस सरफेस का एरिया इस रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है। नेक्स्ट करते हैं कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन होता है कोई भी आपके पास डिजिट दिया हुआ है, उस डिजिट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक तो आपके पास कोई भी डिजिट आएगा उसको 10 रेज़ टू पावर में लिखेंगे। 10 रेज़ टू पावर कैसे लिखेंगे, देखिए आप पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है, व्हेन द नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जब कोई नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसके अंदर 10 रेज़ टू पावर का इस्तेमाल किया गया। अब इसमें रूल क्या होगा, अब चलो पहले एग्जांपल्स पे आ जाते हैं, फिर उसके रूल भी देखेंगे। आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, नंबर क्या है 134.7। अब इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन यानी कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। बेटे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसका एक रूल है, वो रूल क्या है कि लेफ्ट साइड पे, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जस्ट एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, जस्ट एक नॉन जीरो डिजिट। रूल में भी ये लिखा हुआ है, देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल। यानी 134.7 आपके पास दिया हुआ है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो पॉइंट को शिफ्ट करेंगे यहां से यहां पे। क्यों बोला यहां पे, इसलिए क्योंकि ये 1 जो है सिर्फ एक हमारे पास नॉन जीरो डिजिट बन जाएगा, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा
याद रखिएगा बेटे, जब पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव करवाया जाता है, पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव करवाया जाता है, तो पावर जो आती है हमारे पास वो क्या आती है, पॉजिटिव आती है। पावर जो हमारे पास आती है वो पॉजिटिव आती है। इसी तरह आपके पास अब ये देखें, ये वाला एक डिजिट भी होगा 0.0023। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए अब हमें करना क्या होगा, क्या रूल था, रूल ये था कि पॉइंट से पहले यानी पॉइंट के राइट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट लाजमी होना चाहिए। अब नॉन जीरो डिजिट है तो हमें पॉइंट को 2 और 3 के दरमियान शिफ्ट करना होगा, 2 और 3 के दरमियान शिफ्ट करना होगा। अब जब 2 और 3, अब देखिए पॉइंट को हम लेफ्ट टू राइट लेके जा रहे हैं, पॉइंट को हम लेफ्ट टू राइट लेके जा रहे हैं। जब हम पॉइंट को लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे, फिर जो पावर आपके पास आएगी वो नेगेटिव आएगी, वो पावर आपके पास फिर हमेशा नेगेटिव आएगी। अब यहाँ पे देखें नीचे एक डिजिट दिया हुआ है 1225, तो अब आपके पास पॉइंट, अगर पॉइंट ना दिया हुआ हो तो जो लास्ट डिजिट होता है उसके बाद पॉइंट होता है आपके पास। अब आपने क्या करना है, पॉइंट को शिफ्ट करना है, कहां शिफ्ट करना है, यानी वहां पे शिफ्ट करना है जिससे पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट हो। तो आपके पास ये बन जाएगा 1.225। अब पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव करवा रहे हो, पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव करवा रहे हो, तो आपके पास जो पावर आएगी फिर कौन सी आ जाएगी, पॉजिटिव पावर आ जाएगी। सो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन जो कि शार्प क्वेश्चन के लिए आता है। नेक्स्ट आपके लिए आपके पास है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। अब ये क्या चीज है बेटे, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, अगर फर्स्ट चैप्टर में से बन जाए तो ये लाजमी है आपके लिए, ये इसे कर लीजिएगा। अब कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, कन्वेंशंस कहते हैं रिवायात को, यानी इनका जो यूनिट्स को लिखने का, एक्सप्रेस करने का रिवायती अंदाज है वो क्या है, उसको हमने कैसे डिस्कस करना है ये देखते हैं। तो ये जो कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स है, इसके लिए आपके पास 8 रूल्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनको बड़े आसान से हैं, जब इनको पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल इनकी समझ आ जाएगी। सो सबसे पहला जो रूल है वो क्या है, वो कहता है कि फुल नेम ऑफ द यूनिट। अगर आपने यूनिट जैसे न्यूटन है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, आप क्या करते हो, न्यूटन पूरा लिखना चाहते हो, NEWTON न्यूटन पूरा लिखना चाहते हो, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए वो कहते हैं अगर आप पूरा नाम लिखोगे तो यूनिट का जो पहला वर्ड होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर लिखोगे, चाहे वो साइंटिस्ट का, वैसे उनका नाम जब नेम किसी का लिखते हैं तो फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल लिखते हैं, बट जब यहाँ पे जिक्र करेंगे यूनिट्स की तो यूनिट्स में क्या करेंगे, यूनिट्स में हमने करना ये है, चाहे वो साइंटिस्ट का भी नाम क्यों ना हो, तो पहला जो आपने वर्ड लिखना है, पहला जो आपने लेटर लिखना है वो भी स्मॉल लिखना है। सो फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर इवन इफ इट नेम आफ्टर अ साइंटिस्ट। इजी न्यूटन देखें, न्यूटन का के लिए हमने n कैपिटल लिखने की बजाय हमने स्मॉल है। सो पहला जो वर्ड होना चाहिए या पहला लेटर जो होना चाहिए वो आपके पास क्या होना चाहिए, वो हमेशा स्मॉल होना चाहिए। नंबर 2, दूसरा रूल क्या है, वो कहता है अगर आप पूरा यूनिट नहीं लिखना चाहते हैं, सिर्फ उसका सैंपल लिखना चाहते हैं, पहले या दो, जैसे 1-2 लेटर्स होते हैं उनका सैंपल होता है, वो लिखना चाहते हैं, तो कहता है उसके लिए क्या रूल होगा, उसके लिए रूल ये होगा कि हर वो यूनिट जो किसी साइंटिस्ट का नाम हो, हर वो यूनिट जो किसी साइंटिस्ट का नाम हो, जब उसके सैंपल लिखेंगे, जब उसका सैंपल लिखेंगे तो क्या करेंगे, उसका पहला जो लेटर होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें हमने क्या किया है, न्यूटन के लिए सैंपल हमने यूज किया है n, कैपिटल N। सो अगर हम सैंपल यूज करना चाहते हैं, पूरा नाम नहीं लिखना चाहते, सिर्फ सैंपल लिखना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल लेटर लिखना पड़ेगा। सो तीसरे रूल पे आते हैं। तीसरा रूल आपके पास क्या चीज है, प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर यूनिट। प्रीफिक्स आपने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़े हैं, 10th में भी, फर्स्ट ईयर में भी अब आपने, तो इनका हमने पिछले लेक्चर्स में भी जिक्र किया था। ये प्रीफिक्सेस हमारे पास होती हैं, जैसे कि सेंटी हो गया, मिली हो गया, ये आपके पास सारी आती हैं प्रीफिक्स होती हैं। वो कहते हैं जो आपने प्रीफिक्स लिखनी है उनको हमेशा यूनिट से पहले लिखना है। कैसे, जैसे मैंने ये प्रीफिक्स
फॉर द यूनिट। अब यूनिट से पहले हमने इसको लिख दिया तो ये आपके पास क्या बन गया तीसरा, और इनके दरमियान स्पेस भी होनी चाहिए, यानी अब आपने 1 मिलीमीटर लिखा है तो मिली और मीटर के दरमियान स्पेस होनी चाहिए। सो ये आपके पास तीसरा रूल आ गया। चौथा रूल देखिए, चौथे रूल में क्या हमने लिखना है कि अगर हमने एक से ज्यादा यूनिट लिखने हैं, अगर हमने एक से ज्यादा यूनिट लिखने हैं, जैसा कि हमारे पास न्यूटन मीटर है, जैसा कि हमारे पास न्यूटन मीटर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इन दोनों को लिखेंगे साथ, लेकिन इनके दरमियान स्पेस देंगे। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स शुड बी रिटन वन स्पेस अपार्ट, एक स्पेस दे के हमें इन दोनों को लिखना है। जैसा कि आपके पास न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर को हमने क्या लिखा है, न्यूटन और मीटर के दरमियान एक हमें स्पेस दे दी। नंबर 5 पे आते हैं, वो कहता है कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस, कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं होंगे। कैसे कंपाउंड प्रीफिक्सेस, देखें आपके पास 1 माइक्रोफैरेड, यानी 1 माइक्रोफैरेड का मतलब ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6 फैरेड। वो कहता है प्रीफिक्सेस को आप इस तरह से नहीं लिख सकते, यानी दो प्रीफिक्सेस एक साथ हम यूज नहीं कर सकते। फिर हमें क्या करना होगा, इन दोनों की बजाय कोई तीसरा हम यूज करेंगे, वो देखते हैं वो क्या आएगा। अब देखें हम इन दोनों को मिलाएं, आपके पास बनता है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -12 फैरेड। अब ये 10 रेज़ टू पावर -12 जो होता है वो पीको के इक्वल होता है। अब बजाय इसके कि हम 1 माइक्रोफैरेड लिखें, उसकी जगह जस्ट एक हम 1 पिकोफैरेड लिख देते हैं, तो आपके पास ये 5 अंक हो जाता है। सो कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। छठे में देखेंगे, एक आपके पास नंबर दिया गया है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 सेंटीमीटर। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी कब बनेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी तब बनेगी जब सेंटीमीटर को बेटे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बेटे आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा। सो वो कहता है कि a number such as 5 multiplied by 10 raised to power 4 centimeter should be written in scientific notation such as 5 multiplied by 10 raised to power 100 पे डिवाइड करेंगे तो 4 में से 2 खत्म हो जाएगा, तो 5 multiplied by 10 raised to power 2 आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है जी आपके पास सातवां जो है वो कहता है, एक आपके पास यूनिट है, जैसा कि मैं यहां पे लिख देता हूं 1 किलोमीटर, इसका स्क्वायर है, यानी एक आपके पास किलोमीटर का स्क्वायर है। वो कहता है क्या ये स्क्वायर जो होगा सिर्फ इस मीटर का होगा या इस के का होगा, नहीं, वो कहता है कि ये जो स्क्वायर होगा इन दोनों का होगा। यानी अगर किसी यूनिट के ऊपर कोई स्क्वायर आ जाता है या कोई पावर आ जाती है तो वो पावर जो होगी होल यूनिट के लिए यूज की जाएगी। यानी when a multiple of base units is raised to the power, the power applies to the whole multiple। यानी ये जो पावर होगी वो पूरे मल्टीपल के लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। यानी 1 किलोमीटर है तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, k स्क्वायर n स्क्वायर बन जाएगा। सो ये आपके पास 7वां। 8वां और आखिरी रूल जो है वो आपके पास क्या है, हम जब प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो आप सपोज हम ना स्ट्रिप गेज के साथ क्या कर रहे हैं जी, एक प्रैक्टिकल है वो कर रहे हैं, तो हमारे पास जो रीडिंग आएगी इमीडिएटली, यानी जो हमें जल्दी जल्दी रीडिंग चाहिए, वो जो हमें मिलेगी रीडिंग वो मिलेगी मिलीमीटर के अंदर। वो क्या मिलेगी, मिलीमीटर के अंदर। इसी तरह हम बम क्लोरीमीटर से एटॉमिक मास वगैरह फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास ग्राम्स के अंदर आती है। ये कब, जब हमें इमीडिएटली यानी उसी वक्त रीडिंग चाहिए होती है। लेकिन जब हम रिजल्ट निकालेंगे तो बेटे इस मोर कन्वीनियंट फॉर्म, ये जो पहले हमारे पास इमीडिएटली जो वैल्यू आएगी